नमस्कार, मैं निर्माता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने मुंबई आने का ऐलान किया था वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार रहा और उसके बाद में 6 दिन मुंबई में बिताने के बाद अब कंगना रनौत अपने घर हिमाचल प्रदेश वापस लौट गई। लेकिन लौटते हुए भी कंगना रनौत ने जो हमला बोलना शुरू किया था संजय राउत के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ, वो बंद नहीं किया और उन्होंने जाते जाते 5 ट्वीट किए एक के बाद एक और उनमें सीधे तौर पर निशाना साधा महाराष्ट्र की सरकार पर, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पर और उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दिल को चीर के यहाँ इस साल खून बहा है। दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए सोनिया सेना ने मुंबई में आज़ाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आज़ादी की कीमत सिर्फ आवाज़ है, मुझे अपनी आवाज़ दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगा। दरअसल कंगना ने जो जिक्र किया है वो मुंबई में जब गेटवे ऑफ इंडिया पर एक प्रदर्शन हो रहा था एंटी-सीए के नाम से, उसमें पोस्टर दिखाए गए थे कश्मीर की आज़ादी को लेकर और इस पोस्टर का बचाव किया था संजय राउत ने सामना के अंदर। वही संजय राउत जो देश की बात करते हैं, जो शिवाजी महाराज की बात करते हैं, वही कश्मीर की आज़ादी के पोस्टर का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आगे कंगना ने लिखा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरकर मेरी जो सिक्योरिटी है वो कम कर दी गई है। मुंबई में पहले मुझे माँ के आंचल जैसी शीतलता महसूस होती थी, लेकिन आज वो दिन है कि जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला हो गया है, यानी कि मुंबई अब उत्पीड़न करने वाली दिखने लगी है। उसके बाद तीसरा ट्वीट करते हुए कंगना ने एक अपने बच्चे के साथ में, जो भतीजा है उसके साथ फ़ोटो शेयर किया और कहा कि बच्चे भी बहुत अच्छा सोच लेते हैं, ऐसा इस बच्चे को देखकर लग रहा है। और फिर वो कहती है कि भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। जिस तरह से इन दिनों लगातार मुझे आतंकित किया गया और मेरे काम की जगह मेरे घर को तोड़ने की लगातार कोशिश की गई, मुझे गालियाँ दी गई, मुझ पर हमले हुए, सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे। नहीं तो ऐसा लगता है कि पीओ के कहने का मेरा जो बात थी पीओ की वाली, वो वास्तव में सही साबित हुई है। और बाद में चलते चलते कंगना ने एक और बात कह दी जो सीधे तौर पर संजय राउत के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटका थी। उसने कहा कि जब रक्षक ही बच्चक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल वन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। ये एक कविता सी बना दी कंगना रनौत ने और सीधे तौर पर ये कह दिया उद्धव ठाकरे संजय राउत को कि आप लोग इतने आसानी से मैं आप लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब कंगना रनौत गई क्यों है वापस, इसके पीछे भी कई सारी कारण हैं। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है, दूसरा कंसर्न ये है कि बीएमसी ने एक रूल बना रखा है कि जो व्यक्ति 7 दिन से ज़्यादा अगर मुंबई में रहता है तो उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर 7 दिन से पहले वो वापस चला जाता है तो क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। और इसी डर से कंगना को ये लगता था कि बीएमसी ने जिस तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ने का फरमान जारी किया, उसके बाद में उनके घर के लिए भी नोटिस जारी कर दिया और गैर ज़रूरी होते हुए भी बीएमसी उन्हें गलत नियत से क्वारंटाइन करके 14 दिन के लिए एक तरीके से जेल में डाल देगी, या आप कह सकते हैं कि क्वारंटाइन के नाम पर आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। इसलिए कंगना रनौत ने समय रहते ये स्टेप उठा लिया और वो वापस अपने गांव या घर हिमाचल प्रदेश आ गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से फिर से शिवसेना की तरफ से हमला बोला गया और सामना में भी लिखा गया कि एक नटी ने जिस तरीके से जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसको तू तड़ाक शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर अभी तक हिंदी जगत से या देश से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया है। जबकि इन लोगों को मुंबई के अपमान पर और एक राज्य के मुख्यमंत्री के अपमान पर बोलना चाहिए था और उस नट और नटी बोलते हैं एक्टर एक्ट्रेस को, उस नटी के उस व्यवहार का विरोध करना चाहिए था। सीधा निशाना उन्होंने उन तमाम बॉलीवुड के लोगों के लिए भी साधा और ये कहा कि क्या मुंबई सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि कोई मुंबई को गाली देता है, कश्मीर से पीओके से तुलना करता है, तब आप उसका विरोध करें। और इससे आगे जाकर शिवसेना के ही एक विधायक ने तो इस पूरे मामले को लेकर कंगना रनौत
को लेकर एक कटाक्ष किया और कहा कि कुत्ते की पूंछ जैसे कि कई दिनों तक नली में रख दी जाए तब भी सीधे नहीं होती है, उसी तरीके से कंगना रनावत को लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और उसके साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो उनके मुंह पर कालिख पोतकर अपने प्रदेश वापस चली गई है। तो यानी कि ऐसा लगता है कि शिवसेना सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना को ये लगता है कि उसने जो कार्रवाई की, जो गुंडागर्दी शिवसेना कर रही है वो जायज़ है और आगे भी उसको जो वो जारी रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में जिस तरीके से एक नेवल ऑफिसर जो रिटायर्ड थे उनके ऊपर शिवसेना के गुंडों ने हमला किया और उस हमले को अब सही साबित करने की कोशिश भी सामना के माध्यम से रश्मि ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है और संपादक भी है सामना की, उसने जो लिखा है वो बेहद शर्मनाक है। रश्मि ठाकरे ये कहती है कि एक रिटायर्ड नेवल अफसर जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई का खाते हैं, मुंबई के ही दम पर जिंदा है, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर एक आपत्तिजनक जो ट्वीट था, जो मैसेज था, उसको फॉरवर्ड किया और बाद में जब संतप्त यानी कि मराठी में संतप्त का वही मतलब है संस्कृत में होता है, वैसे इसको आप समझें कि जो गुस्से में आकर शिव सैनिकों ने पीट दिया, तो इसमें क्या है, वैसे इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। एक बार तो लिखा है रश्मि ने, लेकिन बाद में आगे जाकर वो उन गुंडों का, उस गुंडागर्दी का, उस आतंककारी कार्रवाई का समर्थन करती हुई दिख रही है और वो ये कहती है कि अगर आप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और संतप्त लोग, संतप्त समर्थक यानी कि जो उससे गुस्सा हुए लोग और क्रोधित हुए समर्थक अगर आपको पीट देते हैं, आपका मुंह तोड़ देते हैं, आपका सर मुड़ा देते हैं, तब आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं करनी चाहिए, तब आपको संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि रश्मि उद्धव ठाकरे ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो कुछ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर मदन शर्मा के साथ हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं है और शिवसेना उसका पूरी तरह से समर्थन करती है। उद्धव ठाकरे उसका समर्थन करते हैं, उद्धव का परिवार उसका समर्थन करता है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी शर्मनाक बात है कि इन लोगों के लिए अब कौन इन्हें बुद्धि दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा और जितना लंबा लिखा गया है इस मामले को लेकर, इस मामले में चाहिए था कि रश्मि उद्धव ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर पूर्व सैनिकों से माफ़ी मांग लेता या अपने उन जो गुंडे सैनिक हैं शिवसेना के उनके लिए कोई कड़ा आलोचनात्मक चीज़ लिखते, लेकिन उसकी बजाय ये लिखा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान करो, ऐसा इन महोदय को नौसेना में शायद सिखाया नहीं गया क्या? आप जिस राज्य में रहते हो, कमाते हो, सुख से जीते हो, उस राज्य के नेताओं के बारे में कुछ भी व्यर्थ बोलना, उस पर संतप्त होकर कोई तुम्हारा मुंह तोड़ दे तो उसे अन्याय, अत्याचार, आज़ादी पर हमला और व्यर्थ विश्लेषण इस्तेमाल करके राजनीति करना। यानी कि यहाँ जो पीड़ित है, जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनके अधिकारों का हनन हुआ, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की पत्नी उस पीड़ित का पक्ष लेने की बजाय उन गुंडों का पक्ष लेती हुई दिखाई दे रही है, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए, देश के कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरीके की फांसीवादी रणनीति अपनाते हैं, फांसीवादी कृत्य करते हैं और बड़ी निर्लज्जता के साथ वो इसकी तुलना करते हुए आगे कहती है कि क्या आप ऐसा करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जैसे लोगों का भी अपमान कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो आगे लिखती है कि जब वो भारत की सेनाओं के 20 जवानों का बलिदान हुआ था तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आपने उनके इस्तीफे की मांग की और इसके लिए रक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था इन 20 हत्याओं के जिम्मेदार के लिए। यानी कि शिवसेना जो सैनिक बलिदान हुए सीमा के ऊपर उनको हत्या बताती है और वो भी राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री के द्वारा। इस तरीके की सोच शिवसेना की हो गई है जब से वो सोनिया सेना बनी है, जब से वो शरद पवार के इशारों पर चलने लगी है, जब से वो सोनिया के इशारों पर चलने लगी है, तब से उद्धव ठाकरे, उसका पूरा का पूरा परिवार का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, जो सोच का परिवर्तन हुआ है, ये वही उद्धव ठाकरे का परिवार है जो बाला साहब के ज़माने में
राष्ट्र के लिए बोलता था, राष्ट्र के लिए लड़ने मरने की बात करता था, जो भारतीय स्वाभिमान के लिए लड़ने की बात करने के लिए पार्टी बनाई गई थी, आज वो किस हद तक गिर गई है कि पूर्व सैनिकों को भी तंज कसा जा रहा है, भारतीय सेना पर तंज कसा जा रहा है, भारत के जांबाज सैनिकों के बलिदान को भी एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश इस पूरे मामले में की गई है। निश्चित तौर पर इस पर जितनी इन लोगों की आलोचना की जाए उतना कम है, लेकिन अब इस पूरे के पूरे लेख को लेकर किसी न किसी ऐसे वकील को जो मुंबई में रहता है या बाहर रहता है और सक्रिय रहता है सामाजिक कार्यों के लिए, इस पूरे मामले में सामना के ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि जो भाषा इस्तेमाल की गई है निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए भी अपमानजनक है। और भारतीय सैनिक बलिदान हुए थे लड़ते लड़ते, और इसके पक्ष में आज भी एक अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि 60 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे, यानी कि उन्होंने निहत्थे होते हुए भी चीनियों की गर्दन तोड़ी थी, चीनियों को मौत के घाट उतारा था। उन्हीं सैनिकों के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रश्मि ठाकरे ने किया है, निश्चित तौर पर वो माफ़ करने लायक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।